जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, सो वे आर बैक विद अनदर वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 10, ठीक है, 9th क्लास के एनसीईआरटी का, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन यू ऑल नो व्हाट इज ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन करने वाले हैं एंड फिजिक्स ऑल्सो होल्ड्स इक्वल इंपॉर्टेंस एज केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, एंड अगर आप ऑल एनसीईआरटी करते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो आप 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे सीडीएस में। ठीक है, और एनडीए और सीएपीएफ में भी आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फ्रॉम 9th एंड 10th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, और उसके साथ साथ इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें जीएस आती है। ठीक है, और साइंस पूछी जाती है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, अब आते हैं ग्रेविटेशन में। ठीक है, ग्रेविटेशन में आपको पढ़ना है ये कुछ काम का नहीं है, लीव इट। ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी इससे पहले वाले चैप्टर में, दैट वाज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये जैसा आदमी है ना, तो जब आप ये आदमी इसको घुमा रहा है ना, तो ये सर्कुलर पोजीशन में क्यों कर रही है, क्योंकि इसके अंदर की तरफ एक फोर्स लग रही है एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है mv²/r एंड द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होती है, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, रेडियली इनवर्ड होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। नाउ अब इसको पढ़ लेना कि द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस प्रोवाइडेड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर कोई भी नो सच फोर्स होती तो मून क्या होता, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन के मोशन में चलता है। ठीक है, यहाँ से इसमें चलना है बस। ठीक है, इसमें कुछ काम का नहीं है। अभी देखो सोलर सिस्टम में क्या होता है ना, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो गोज अराउंड दी सन। ठीक है, अब न्यूटन ने इसी से कंक्लूड करके बताया था कि अर्थ वो ना ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लीव इट। ठीक है, अब ये आता है मेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे काम करता है, मान लो देर आर टू बॉडीज, ओके, बॉडी ए एंड बॉडी बी। ठीक है, बॉडी ए का मास मान लो कैपिटल एम है एंड बॉडी बी का मास स्मॉल एम है। ठीक है, और इन दोनों के बीच के कितने डी डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन जो बनेगा वो हुआ फोर्स होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के, यानी m इंटू एम। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और दूसरा बनेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है कि अगर डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, और डिस्टेंस का स्क्वायर कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, ये दोनों होता है। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंबाइन कर दें तो बन जाता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन d²। ठीक है, नाउ अब मैंने आपको बताया था कि जब भी साइंस में ना प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसके साथ हमेशा एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो हियर द कांस्टेंट कम्स इन रोल, दैट इज f इजिकल्स टू g। ठीक है, m अपॉन d²। ठीक है, तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ये डायरेक्ट सीडीएस एनडीए में पूछा गया कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको याद रखना कि जो ये g है ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती और हमेशा सेम ही रहती है। ठीक है, और g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ होती है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, ठीक है, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और ये याद रख लेना जी की वैल्यू विद एसआई यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ अब मैं कुछ फैक्ट बताने वाला हूं आपको ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्ट है ग्रेविटेशन फोर्स का वो है कि ग्रेविटेशन एक वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये एक बहुत ज्यादा वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, सेकंड है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ना वो हमेशा कैसी नेचर में होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। और एक तीसरी चीज, जैसे 2 बॉडीज हैं, बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी। ठीक है, अब अगर ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो भी सेम इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी, और अगर इनके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट आ भी गए तभी भी इनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगी। तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो उससे इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आता है। अब एक मेन चीज आता है केप्लर्स लॉ। ठीक है, तो केप्लर्स भी एक साइंटिस्ट है जस्ट लाइक न्यूटन। ठीक है, तो उन्होंने 3 लॉ दिए थे रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो वो 3 लॉ हम पढ़ने वाले हैं, ये इस वाले ब्लू बॉक्स में होता है वो, और वो पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, बच्चे बहुत ज्यादा बार इसको छोड़ देते हैं और यही पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है केप्लर का, या फर्स्ट लॉ कहता है, केप्लर का जो फर्स्ट लॉ होता है उसको कहते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ये होता है पहला। अब इसका मतलब क्या होता है, जो सन है ना उसके अराउंड जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे ऑर्बिट होता है, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल शेप होती है ना, ऐसी शेप होती है,
इलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला तो लॉ ये है। नाउ सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ एरिया। केपलर लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, मान लो ये सन है, ठीक है, इसके अराउंड प्लैनेट्स है, ठीक है। अब ये एक लाइन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब है, ठीक है, तो ये जो लाइन होती है ना, ये इक्वल एरिया स्वीप करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जस्ट लाइक यूनिफॉर्म मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये लॉ ऑफ एरिया क्या करता है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये सेकंड लॉ था, ठीक है। और थर्ड लॉ होता है, थर्ड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड उसका नाम है। और इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को कहते हैं आर क्यूब इंटू, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर होता है टाइम पीरियड और आर होता है मीन डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बस याद रख लेना, ये तीन लॉज थे जो हमारे केपलर भाई साहब ने दिए थे, एंड दीज थ्री लॉज आर रिटन हियर, ठीक है। तो बस आपको इसमें यही पढ़ना है। नाउ वी कैन मूव थ्रू हियर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं दे रहा, ऐसा यूनिट ऑफ जी दे रखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ये जी का फॉर्मूला है, ये मैंने आपको कहा है विद क्या बोलते हैं कि विद ऐसा यूनिट आपको इसको याद रखनी है, ठीक है। नाउ दिस इज वन न्यूमेरिकल, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, बहुत इजी है। इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी है, और प्लीज न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना क्योंकि पेपर में एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब इस ग्रेविटेशन का क्या महत्व है, सबसे पहला कि जो ग्रेविटेशन होती है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, वो हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रख सकती है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं होती तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता हमारा अर्थ में चलना भी, ठीक है। तो हमें जो अर्थ के साथ बाइंड कर रही है वो कौन कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। सेकंड, जो मून अराउंड द अर्थ घूमता है ना, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही घूमता है, ठीक है। थर्ड, जो प्लैनेट अराउंड द सन घूमता है वो किसकी वजह से घूमते हैं, ग्रेविटेशन की वजह से घूमते हैं। और फोर्थ, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, वो किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो टाइड्स होते हैं सी में आती है ना, ठीक है, वेव्स होती हैं और टाइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये आता है, ठीक है। और टाइड्स आर वर्टिकल इन नेचर एंड वेव्स आर हॉरिजॉन्टल इन नेचर, ठीक है। तो टाइड याद रख लेना, इसको आप जियोग्राफी में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट प्लीज याद रख लेना, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल कुछ नहीं होता, जब कोई भी बॉडी फॉल कर रही होती है ना टुवर्ड्स अर्थ, व्हेन एनी बॉडी इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है, अंडर वन इन्फ्लुएंस, अब अंडर एक ही फोर्स के इन्फ्लुएंस में, और वो एक फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जब सिर्फ बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी ना, तो उस बॉडी को, उस फॉल को हम कहेंगे फ्री फॉल, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चीज काम आती है, ठीक है, जब भी आप नॉर्मल मोशन की बात करें ना तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ए, उसको हम ए से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब आप अर्थ की बात करने लग जाते हो तो जो अर्थ का एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं जी, ठीक है। जी इज द अर्थ का एक्सेलरेशन, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बट इसकी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए सब इसको कितने रहते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब अगर पेपर में आ गया कि डायरेक्ट पूछता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। अब अगर पेपर में सिर्फ दे रखा है 9.8 और बाकी कोई और वैल्यू 10 नहीं दे रखा, तो आप 9.8 में टिक करेंगे, ठीक है। और अगर ग्रेविटी जी की वैल्यू दे रखी है 10 और बाकी कुछ और दे रखा है 9.8 नहीं, तो आप 10 क्लिक करेंगे, ठीक है, मतलब 10 पे टिक करेंगे। लेकिन अगर 9.8 और 10 दोनों दे दिया तो 9.8 में करना, पैसा ऐसा देते नहीं है, ठीक है, यूपीएससी। तो अब आता है ये निकला कैसे, ठीक है, जी का फॉर्मूला निकला कैसे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी, ठीक है। सेकंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, एफ इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। अब इसका होता है एम ई, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ, एम कोई भी छोटा अलग बॉडी का मास अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो आप एफ के बराबर एम जी भी और एफ के बराबर ये भी है, यानी ये दूसरे एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो यहाँ से एम और यहाँ से वाला एम कट जाएगा, तो जी कितना बच जाएगा, जी बच जाएगा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है। अब यही चीज यहाँ पे दे रही है, ठीक है, ये देखिए एफ इजिकल्स टू एम इंटू जी, और एम जी किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्यों, क्योंकि एफ इजिकल्स टू एम जी होता है और एफ इजिकल्स टू ये भी होता है, दोनों को बराबर का, तो जी इजिकल्स टू बड़ा कैपिटल जी इजिकल्स टू एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर वही है जिसको मैंने आर स्क्वायर ले रखा है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ कहाँ क्या होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना मैक्सिमम होती है जी की वैल्यू पोल्स पे, ठीक है, क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा। और मिनिमम होती है जी की वैल्यू इक्वेटर पे, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि जी होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। तो जो इक्वेटर का रेडियस होता है ना वो ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी, और जो पोल का रेडियस है वो कम होता है, तो इसलिए वहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाने वाला था, हाँ, तो ये समझ लिया आपने, मैक्सिमम होती है कहाँ पे, पोल में, और मिनिमम होती है इक्वेटर में, समझ गया आप। अब एक और चीज़ होती है, उसको वो कर देते हैं, ठीक है। अब होती है कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, आप अर्थ के ऊपर गए, ठीक है, अब एच हाइट, ठीक है, तो तभी भी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर आप अर्थ के कोर में गए तभी भी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये पढ़ लेना इसमें आप, ठीक है, बस।
नाउ ये हो गया। हाँ, ये वैल्यू ऑफ जी है जो मैंने आपको बता दी 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नाउ अब आता है ठीक है, एक और चीज़ आती है अब, सॉरी, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब मोशन आता है। अब मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाया था ना फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, तो वो लॉज ऑफ मोशन किसके लिए थे? वो लॉज ऑफ मोशन थे जब हम नॉर्मल बात करें रूट की, ठीक है, जब नॉर्मल रूट पे गाड़ी चल रही है। लेकिन जब हम लॉज ऑफ मोशन बात करेंगे अर्थ की, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। तो मैंने उस टाइम आपको 3 इक्वेशन बढ़ाई थी, वो क्या थी? एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड थी वी स्क्वायर इजिकल्स टू हाँ यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड थर्ड वाज v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ए और ए है। व्हाट इज दिस ए? दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन छोड़ के आपको ए की जो है ना यहाँ पर जी लगा देना है, तो वो ग्रेविटी, वो अर्थ की लॉज ऑफ मोशन की बात करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, दीज आर द इक्वेशंस, ठीक है, दीज आर द इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसमें आप ए की जगह जी डाल दीजिए, ठीक है। तो v इजिकल्स टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये देखिए। एक क्वेश्चन है कि कार है, ठीक है, लेज है सॉरी एक कार है, वो लेज से गिर गई, ठीक है। तो अब उसको बोल रखा है, हमें जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड टाइम इज 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसका बोला है इन्होंने कि कैलकुलेट करो स्पीड क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें अब आपको देखिए उसको आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है v निकालना है, ठीक है। तो v वाला निकालेंगे, तो v इजिकल्स टू u प्लस क्या होता है gt। नाउ व्हाट इज दिस वन थिंग, ठीक है। तो v इजिकल्स टू यू प्लस जी टी। अब आपने देखा वो फॉल करी लेज से, ठीक है, तो उस टाइम वो रेस्ट पे थी, तो रेस्ट में थी, इसका मतलब u होती है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इट विल बी 0। तो अब बच जाएगा v इजिकल्स टू g इंटू टी। जी की वैल्यू क्या है 10 और t की वैल्यू कितनी है 0.5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं ये सही है नहीं है आंसर, ठीक है। तो ये रहा, देखो दे रखा ना 5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे आप इसके सेकंड और थर्ड पार्ट भी करना, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना और वहां से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव हियर। नाउ टू इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आर मास, ठीक है, एंड वेट, ठीक है। मास और वेट आर टू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो पहले मास की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मास, ठीक है। मास कुछ नहीं होता, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है, कंटेन्ड इन अ बॉडी। ये मास की डेफिनेशन है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। सेकंड, व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट मास होती है केजी, ठीक है। तो जो आप केजी होगी एसआई यूनिट ऑफ मास की, ठीक है, ये होता है। थर्ड चीज इज जो मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में बताया था कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, ठीक है, ये होगी थर्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके। मास हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो बीट ऑन अर्थ, अगर आप अर्थ में भी हैं और अर्थ में आपका मास है 50 kg, तो वो मून पे भी 50 kg रहेगा, ठीक है। और वो कहीं पे भी जितनी जगह आप जाए किसी भी प्लैनेट में चले जाओ वो 50 kg रहेगा, यानी मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है, दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, 0.1, ओके। नेक्स्ट, इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ, द मून और इवन इन आउटर स्पेस, दैट इज मास इज कांस्टेंट, ठीक है। और ये बस, ठीक है, इतना ही पढ़ना था। अब आ जाते हैं वेट, ठीक है। वेट कुछ नहीं होता, वेट की ना एक सिंपल वो होती है, हाँ, डेफिनेशन जो पूछी भी थी सीडीएस के पेपर में। तो वेट इज नथिंग बट द फोर्स, वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट, ठीक है। ये डेफिनेशन याद कर लेना प्लीज, ये डायरेक्टली पेपर में आ गई थी, ठीक है। सेकंड, वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। थर्ड, वेट कांस्टेंट कभी भी नहीं रहता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका अर्थ में वेट है, अर्थ में आपका वेट है 60 kg, तो मून में कितना हो जाएगा? तो इसका एक रिलेशन है कि मून में हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 6, यानी 10 न्यूटन, सॉरी केजी बोल रहा हूँ, 10 न्यूटन, ठीक है। तो 10 न्यूटन आपका वेट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको यह पता लगता है कि वेट ऑन मून कितना होगा, वो होगा बराबर वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये इक्वेशन है, ठीक है। और वेट का एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, दैट इज
वेट इज इक्वल्स टू mg, ओके। ये फोर्स इज इक्वल्स टू mg, तो वेट भी होता है mg, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द अर्थ, ऐसा यूनिट ऑफ द वेट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन, ठीक है। और द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये याद रख लेना बस, बाकी तो कुछ नहीं होता। ये मैंने आपको बढ़ा दिया, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका डायरेक्ट रिलेशन ये रहा, ठीक है। तो आपने इसमें इतना ही पढ़ना है अब, नहीं ये प्लीज़ ये न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल जर्नी टू IIM, ठीक है। इसमें 30 मेंबर्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें पूछने वाला हूँ, मतलब बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने हमेशा नोटिस किया है जो बैक की स्ट्रैप्स होती हैं, दे आर क्वाइट ब्रॉड, ठीक है। फर्स्ट चीज़, जब आप थंब पिन लगाते हैं तो इसका पीछे वाला एंड कैसा होता है, पॉइंटेड एंड, ठीक है। और आगे का एंड कैसा होता है, जिसका एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, वो क्यों होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ना है व्हाट इज थ्रस्ट, ठीक है। व्हाट इज थर्स्ट, थर्स्ट इज नथिंग बट अ फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, उसको हम कहेंगे थ्रस्ट, ठीक है। जैसे आपने फोर्स लगाई और वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये फोर्स है और ये सरफेस है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दैट मीन्स, और परपेंडिकुलर मतलब जब दोनों एक दूसरे के क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे में 90 एंगल बना रहे हैं ना, 90 डिग्री का, तो वो थ्रस्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ, या द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, ये याद रखना, ठीक है। अब आता है प्रेशर इज इक्वल्स टू, क्या होता है, तो प्रेशर हमेशा हमने पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और वी कैन से प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है, क्योंकि थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स, ठीक है। अब यहां से आपको ना एक रिलेशन देखना है, सॉरी, या फ्रॉम हियर यू हैव टू सी वन रिलेशन एंड दैट इज कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी जो प्रेशर होता है ना वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है, फॉर एग्जांपल लेट, ठीक है, क्वेश्चन आया था एक ऐसा करके एक बार CDS में कि मान लो कि जो प्रेशर है ना, पहले पहले प्रेशर था P, ठीक है, F अपॉन A, फिर उन्होंने क्या करा कि एरिया का ना ट्वाइस इंक्रीज कर दिया, तो अब कितना प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा, तो अब प्रेशर कितना हो जाएगा, F अपॉन 2A, यानी P इज इक्वल्स टू 1/2 F अपॉन A, यानी अब प्रेशर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और वो प्रेशर हाफ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एरिया को ट्वाइस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो यू हैव टू सी दैट ऑल्सो, ठीक है। ये प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया, और प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और एक प्रेशर की एक और यूनिट होती है एंड दैट इज पास्कल, ठीक है, पास्कल, ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, बस ये न्यूमेरिकल कर लेना अगर करना है, वैसे इतना जरूरी है नहीं वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। ये जो प्रेशर इज टू फोर्स अपॉन एरिया मैंने आपको बताया वो यही है, दस द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स अ लार्ज प्रेशर एंड अ स्मॉलर प्रेशर ऑन अ लार्ज एरिया, ठीक है। दिस इज अ रीजन व्हाई नेल हैज पॉइंटेड एंड, ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको बता दिया। अब आता है प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक है। अब जितने भी लिक्विड्स एंड गैसेज होते हैं ना, लिक्विड एंड गैसेज, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लूइड, ठीक है, वी से देम फ्लूइड, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जैसे मान लो आपने ये बोतल ली, ठीक है, सॉरी थोड़ा ड्राइंग खराब है, ठीक है। यू हैव टेकन दिस बोतल, ठीक है, इसमें आपने पानी भर दिया, तो अब जो ये पानी है ना, ये हर डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन में ना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और वो प्रेशर हमेशा सेम होता है, ठीक है, सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, वो हर डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो वी कैन सी दैट हियर, देखो प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन, अनडिमिनिश्ड मतलब चेंज नहीं होता, सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, बस ये याद रख लेना। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज बोयंसी, ठीक है, BUOYANCY, बोयंसी, ठीक है। बोयंसी कुछ नहीं होती, जब कभी आप बचपन में नहा रहे होते थे, बाल्टी में आपने पानी डाला होता था, ठीक है, पानी होता था, थोड़ी कलाकारी करते हैं हम भी, ठीक है, ये रहा पानी, ठीक है, बाल्टी में पानी है, ये तो कलर ही चेंज हो गया, ठीक है। उसमें आपने जग लिया, उल्टा करके जग डालते थे ना, तो एक हल्का सा जर्क आपको ऊपर की तरफ फील होता था, ठीक है। और जैसे जैसे आप उसको नीचे डाल के छोड़ देते थे तो जग अपने आप ऊपर बाउंस होकर आ जाता था, ठीक है। तो वो क्यों आता था, वो आता था बोयंसी की वजह से, ठीक है। तो बोयंसी इज नथिंग, ये आपको पढ़ना है, या यू कैन सी दैट द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द बॉटल इज पुल्ड डाउनवर्ड्स, बट द वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल, ठीक है, दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड, ठीक है। तो बुयंट फोर्स क्या होती है, BUOYANT, बुयंट फोर्स क्या होती है, बुयंट फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स, ठीक है,
ये पेपर में पूछा था, और पेपर में तो कैसा आया था कि पेपर में पूछा था व्हाट इज बोयेंसी या फिर व्हाट इज बोयंट, ठीक है, BUOYANT, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन ए था डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, दूसरा ऑप्शन था अपवर्ड फोर्स, ठीक है, और तीसरा था डाउनवर्ड थ्रस्ट, और चौथा था अपवर्ड थ्रस्ट। इसको मैं ऐसे साइन कर रहा हूँ, ठीक है, अपवर्ड। तो इसका था, अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या था, बोयेंसी क्या है, फोर्स है, तो थ्रस्ट वाले तो दोनों कैंसिल। अब दूसरा मैंने क्या है, बोयेंसी कैसी फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, ऊपर को एक्सर्ट कर दिया, तो अपवर्ड था, इसका आंसर था बी, अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो ऐसा पेपर में आ जाता है, ठीक है। सो ये रहा, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज द अपथ्रस्ट और द बॉयंट फोर्स, ठीक है। अपथ्रस्ट होता है, लेकिन बॉयंट को आप बॉयंट फोर्स कहेंगे। तो जब भी बोयेंसी आएगी तो बोयेंसी इज अपवर्ड फोर्स, ठीक है, अपथ्रस्ट नहीं बोलो, उसमें अलग आ जाता है, ठीक है, ये आता है। नाउ ये याद रख लेना, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जितना मास उसके डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसी से एक चीज आती है कि वाई सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट, दिस इज कोर्क, ठीक है, ये शैंपेन की बोतल में ढक्कन का काम करता है, एंड दिस इज नेल, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो इसको पानी में डाला था कॉर्क तो डूब रहा है, मतलब तैर रहा है, एंड जो ये नेल है वो डूब गई। वो क्यों डूबी, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ को सिंक करना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश पढ़ा देता हूँ, सिंक और ड्राउन का मतलब, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, डूबना ही होता है, लेकिन सिंक होती है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे शिप सिंक हो जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स सिंक हो जाती है, और जो ड्राउन होता है ना वो लिविंग थिंग्स होती है, जैसे जानवर या फिर इंसान, तो ठीक है। तो अगर कभी भी कोई आदमी डूब रहा है तो ही इज ड्राउनिंग, ठीक है, और अगर शिप डूब रहा है तो शिप इज सिंकिंग, ये फर्क होता है, ठीक है। ये और सीधा सीडीएस के पेपर में आता है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फ्लोट क्यों करती है चीज़, तो ठीक है, जिसकी भी सब्सटेंस की, सॉरी, जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी, ठीक है, कम होगी बोयंट फोर्स से, वो सब्सटेंस क्या होगा, वो सब्सटेंस तैरेगा, ठीक है। और क्यों, क्योंकि देखो मान लो ये है ये, ठीक है, अब ये आपने नीचे इसमें कोर्क तैरा दिया, ठीक है, अब इसकी डेंसिटी कम है, ये नीचे कुछ वेट मारेगा, लेकिन जो बॉयंट फोर्स है वो तो ज़्यादा है ना, तो ऊपर ज़्यादा वाली नीचे से जो ऊपर को फोर्स आ रही है वो ज़्यादा आएगी, तो इसलिए हमेशा तैरता रहेगा, ठीक है, इसलिए कॉर्क हमेशा तैरता रहता है। बट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी बॉयंट फोर्स से तो वो डूब जाएगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल नेल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर नेल की डेंसिटी ज़्यादा कैसे है, तो मैं बताता हूँ, नेल की डेंसिटी मैंने क्या बताई थी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम नेल की क्या है, बहुत कम है, तो जितनी ज़्यादा कम होगी तो उतना डेंसिटी बढ़ेगी, और कोर्क की वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो जितनी ज़्यादा उतना डेंसिटी कम होगी, ठीक है, बस। तो ये है, द डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल, सो इट sinks, ठीक है। तो therefore object of density less than the object of a liquid float on the liquid, ठीक है, the object of density greater than that of a liquid sink in the liquid, ठीक है, ये याद रख लेना। अब आता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा बहुत बुओयेंसी के सेम होता है। वो क्या होता है, जब भी आप कोई बॉडी को पार्शियली या फिर फुली इमर्स करते हैं लिक्विड में, इमर्स का मतलब डुबाते हैं लिक्विड में, ठीक है, तो ये कुछ अपवर्ड फोर्स वो करेगी, फील करेगी। वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होती है, तो दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपने नीचे डाला, अब ये जब इसको आप नीचे डाल रहे हो ना, तो यहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ना अपनी जगह बनाने के लिए, तो ये लिक्विड को इधर उधर फेंकेगा, तो इसमें ये जितनी ज़्यादा ऊपर की फोर्स पता है कितनी लगेगी, जितना वेट इसने लिक्विड का डिस्प्लेस करा है उतनी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट वो होता है, इधर से नहीं पढ़ना, ये पढ़ना आपको डायरेक्ट, ठीक है। तो आर्किमिडीज क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो जितना फ्लूइड का वेट वो डिस्प्लेस करेगा उतना ही ज्यादा वेट उसमें ऊपर को लगेगा, और ये कहां से होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब आता है कि
एप्लीकेशन क्या होती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वो यूज होता है डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स में, ठीक है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन, तो सबसे पहले डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, ठीक है। सेकंड इज लैक्टोमीटर्स व्हिच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, या फिर ये बनेगा लैक्टोमीटर्स जो किस प्रिंसिपल में बेस्ड है, या फिर लैक्टोमीटर्स किस काम आता है। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर किसके लिए काम आता है, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो ये तीनों किसके आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब लास्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होती है, बस रेशियो होता है किसका, डेंसिटी DEN ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये है रिलेटिव डेंसिटी, ये है। सिंस द रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है ना, किलो रेशियो है दोनों, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। और यहाँ इन्होंने पढ़ा रखा है कि व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड है मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, जो मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। तो वही था, और इसका एक न्यूमेरिकल है, आप कर लेना। तो ये था चैप्टर ग्रेविटेशन। इसमें से आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। और हाँ, अब एक चीज़ होती है कि वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट, बस ये पढ़ लेना, ये NDA में आ जाता है, वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ केस होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या कहता है कि अगर जो लिफ्ट है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही है, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड है उससे नीचे आ रही है, तो जो हमारा अपरेंट वेट होगा ना, यानी उस टाइम का जो वेट होगा वो हमारे जो असली का वेट है उसके बराबर होगा, ठीक है। ट्रू वेट के बराबर होगा, ठीक है। पहला तो कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है और एक एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड बढ़ रही है उसकी, तो जो हमारा अपरेंट वेट होगा, मतलब उस टाइम का जो वेट होगा, अपरेंट वेट, वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, ट्रू वेट से, ठीक है। और तीसरा, ठीक है, नाउ जो थर्ड चीज़ है वो है अगर लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में जा रही है और एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तो अपरेंट वेट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू वेट से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ थी वो। और अगर लिफ्ट की जो रस्सी होती है ना वही टूट गई, तो तब आपकी लिफ्ट सीधा नीचे जाएगी और वो फ्री फॉल हो जाएगा, ठीक है। फ्री फॉल तब उसमें कौन सी, सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रही होगी, ठीक है। तो बस ये था चैप्टर ग्रेविटेशन का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर मेरा टेलीग्राम चैनल जर्नी टू IIM में कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स के लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, ऐसे ही मैथ्स के लेक्चर्स चाहिए फॉर FCAT एंड CDS, तो आप कमेंट कर देना, मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वंदे मातरम, जय हिंद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।